हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या फिर आप इंग्लिश बोलते समय काफ़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज्ड इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस की। यानी ऐसे वाक्य जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। और आज जो वाक्य मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है शॉपिंग से रिलेटेड, यानी शॉपिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। तो खरीदारी करते समय हम जिन वाक्यों का यूज करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। गाइस, मैं एक एक सेंटेंस को यहाँ इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएं। और उसके बाद हर एक शब्द का हिंदी मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। और साथ ही साथ इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइस, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। वेयर यानी कहाँ, इज है, द नियरेस्ट सबसे करीब, ग्रोसरी यानी किराना और स्टोर दुकान। तो क्या मतलब हुआ, सबसे करीब किराने की दुकान कहाँ है। तो इसको निकट भी कहा जाता है, यानी सबसे निकट किराने की दुकान कहाँ है। यहां पर इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो द नियरेस्ट यूज किया गया है, जो कि एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ग्रोसरी स्टोर यानी किराने की दुकान जो कि एक नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो नियरेस्ट एक एडजेक्टिव है जो कि एडजेक्टिव की एक सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, वो उसके जैसी सभी चीजों से की जाती है। यानी जो ग्रोसरी स्टोर है, तो बाकी के जो ग्रोसरी स्टोर है वो उन सबसे ज्यादा करीब की पूछी जा रही है कि जो सबसे ज्यादा करीब किराने की दुकान कौन सी है। तो सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में ईएसटी लगा होता है और उसके पहले दा का यूज किया जाता है। ये इसकी पहचान है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसमें हम सबसे लगा देते हैं। जैसे नियर मीन्स करीब होता है, ये नियर से बना है तो नियर मीन्स होता है करीब या निकट या पास। तो जब नियरेस्ट हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे सबसे करीब। तो इस तरह से इसका मतलब है सबसे करीब किराने की दुकान कहाँ है। वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। आई नीड टू बाई सम मिल्क। आई नीड टू बाई सम मिल्क। आई यानी मुझे, नीड यानी आवश्यकता है, आवश्यकता है। टू बाई यानी खरीदना। ये आपका एक इन्फिनेटिव वर्ब है। तो टू बाई यानी खरीदना, सम मिल्क यानी थोड़ा, सम यानी थोड़ा और मिल्क यानी दूध। आई नीड टू बाई सम मिल्क। मुझे थोड़ा दूध खरीदने की आवश्यकता है या जरूरत है। तो मुझे थोड़ा दूध खरीदने की जरूरत है। यहां पर सम के बाद मिल्क आया है जो कि आपका एक मटेरियल नाउन है। और जब मटेरियल नाउन आता है तो उसमें एस का यूज नहीं करते, यानी उसको सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है वो। अगर सम के आगे कोई भी काउंटेबल नाउन आता, तो काउंटेबल नाउन आता जिसको हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर सम के आगे यानी जो भी ऐसा नाउन आता तो उसमें एस लगाना पड़ता, यानी वो प्लूरल बनता। सम पेन्स, सम बुक्स, ऐसे करके। तो आई नीड टू बाई सम मिल्क यानी मुझे थोड़ा दूध खरीदने की आवश्यकता है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव वाक्य। पहचान क्या है, इसमें डज का यूज किया गया है। तो डू डज वाले जो सेंटेंस होते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के वाक्य होते हैं। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितनी, कितना या कितनी। और हाउ मेनी होता है एक, उसका मतलब भी होता है कितने, यानी उसका यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन यहां पर हाउ मच यानी कितनी, और डज दिस यानी इसकी, कॉस्ट का मतलब है कीमत।
तो कॉस्ट यहाँ पर एक वर्ब के फॉर्म में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो कॉस्ट यानी कीमत है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, यानी इसकी कीमत कितनी है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यह कितने का है। अगर हम कोई भी दुकान पर जाते हैं तो किसी भी सामान को अगर पूछते तो हम ऐसे भी बोल देते हैं कि ये कितने का है, या इसकी कीमत कितनी है, या इसका मूल्य कितना है। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। किसी भी चीज का मूल्य पूछने के लिए ये सेंटेंस यूज करेंगे, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। नेक्स्ट है, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज जब वाक्य के स्टार्ट में किया जाता है तो हिंदी अनुवाद करते हैं क्या, और ये हमें ये दिखाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जो भी मैं यहाँ वाक्य आपके लिए लेकर आया हूं ये सब प्रेजेंट टेंस में ही है। तो डू यू, क्या आप, यू मिस होता है आप। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, स्वीकार करना, और क्रेडिट कार्ड्स यानी हिंदी में लिखेंगे कार्ड। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। तो जो भी प्रेजेंट टेंस होते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के उनको तायत ये से समाप्त करते हैं। क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट है, कैन आई हैव रिसीव्ड प्लीज। तो यहाँ प्लीज लगा हुआ है, इसका मतलब विनती की जा रही है, कृपया। तो यहाँ पर विनती की जा रही है, कैन आई हैव रिसीव्ड प्लीज। तो हम किसी से रिक्वेस्टफुली अपनी बात रख रहे हैं। कैन एक मॉडल है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सकता है, और इसका यूज रिक्वेस्ट में भी, यानी किसी से रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, कैपेबल जो एबिलिटी की बात होती तब भी किया जाता है, और परमिशन देने की बात भी होती तब भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ परमिशन मांग रहे हैं वो भी रिक्वेस्टफुली। तो और कोई भी जो मॉडल होती है वो अपने आप में हेल्पिंग भी का भी काम करती है। तो जब ये स्टार्ट में आता है तो इसका हिंदी अनुवाद क्या से करते हैं, क्या सकता हूं। कैन यानी क्या सकता हूं, आई यानी मैं, हैव का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, हैव मी से यहां पर प्राप्त करना या पाना। और रिसीप्ट का मतलब होता है रसीद। तो जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसकी रसीद मिलती है, उसको इंग्लिश में रिसीप्ट कहा जाता है। तो अगर हमने कोई सामान खरीदा और हमें उसकी जो रसीद है वो लेना है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैन आई हैव रिसीप्ट प्लीज। क्या मुझे रसीद मिल सकती है, या क्या मैं रसीद प्राप्त कर सकता हूं। आगे देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट। आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट। तो आई एम जो कि आई एम होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके इसको आई एम बोला जाता है। आई एम यानी मैं हूं, लुकिंग फॉर ये एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब है ढूंढ रहा, ढूंढ रहा या तलाश कर रहा। और ये अपने आप में एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, यानी इसमें काम जारी है। तो जो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं उसमें काम पहले स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में जारी रहता है। आ गिफ्ट यानी एक गिफ्ट। तो आई एम लुकिंग फॉर अ गिफ्ट यानी मैं एक गिफ्ट ढूंढ रहा हूं। व्हाट साइज डू यू वेयर। व्हाट साइज डू यू वेयर। तो यहाँ व्हाट साइज यानी कौन सा साइज, कौन सा साइज, यानी या ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या साइज या कौन सा साइज। डू यू आप, वियर मीन्स होता है पहनना, वियर मीन्स होता है पहनना। लेकिन जिस किसी भी सेंटेंस को हम जब हिंदी में अनुवाद करते हैं
तो उसका हिंदी अनुवाद करते समय उसका अंत कैसे करना है, ये डिपेंड करता है उस टेंस पर कि जो वाक्य है वो किस टेंस का है। तो आपने सीखा होगा कि जो भी टेंस 12 टेंस होते हैं, तो हर टेंस का जो अंत होता है वो अलग 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 तरीके से होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है ती ऐसे होता है, कॉन्टिन्यूस का रहा है रही है से होता है, परफेक्ट का चुका है या लिया है से होता है। तो इस तरह से सबका अलग अलग अंत होता है। तो जैसे ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिखेगा तो उसमें डू होगा या डज होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। तो जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखेगा तो उसका अंत आपको ता है या पी एस से करना है। यानी व्हाट साइज डू यू वेयर, यानी आप कौन सा साइज पहनते हो, आप कौन सा साइज पहनते हो, व्हाट साइज डू यू वेयर। नेक्स्ट है आई नीड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, आई नीड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, आई यानी मुझे, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता है, जरूरत है या चाहिए। तो जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो उसको हम चाहिए भी बोलते हैं। सम यानी कुछ, और वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां। ऑल्सो यानी भी। तो आई नीड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, मुझे कुछ सब्जियां भी चाहिए या मुझे कुछ सब्जियों की भी जरूरत है। तो इसको जरूरत है भी बोल सकते हैं, जरूरत है या फिर चाहिए, मुझे कुछ सब्जियां भी चाहिए। आई नीड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो। अगर हमें कुछ और चाहिए तो वेजिटेबल की जगह हम उस वर्ड को लिख सकते हैं कि मुझे कुछ और भी सामान चाहिए। आई नीड समथिंग ऑल्सो, यानी मुझे कुछ और भी चाहिए। आई नीड सम अदर थिंग्स ऑल्सो, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो ऐसे ही हमें जो भी चाहिए वो वेजिटेबल की जगह उस वर्ड को यूज करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ मच इज दिस इन टोटल, हाउ मच इज दिस इन टोटल। तो हाउ मच यानी कितना, हाउ मच जो है वो क्वांटिटी को दिखाता है यानी मात्रा को दिखाता है। हाउ मच यानी कितना, इज है, दिस यानी ये है, इन टोटल का मतलब होता है कुल। तो हाउ मच इज दिस इन टोटल यानी ये कुल कितना है। तो जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो जब हम उसका टोटल ऐड करवाते हैं तो ऐसे पूछेंगे हाउ मच इज दिस इन टोटल, यानी ये कुल कितना है। ठीक है गाइस। डू यू हैव एनी ऑफर्स टुडे, डू यू हैव एनी ऑफर्स टुडे। तो डू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, क्या। यू यानी आपके। तो जब भी यू के आगे हैव होता है पास होने के सेंस में, तो यू को हम आपके या तुम्हारे पढ़ते हैं। हैव यानी पास है, पास है। एनी ऑफर्स यानी कोई ऑफर। टुडे यानी आज। डू यू हैव एनी ऑफर्स टुडे, क्या आज आपके पास कोई ऑफर है, क्या आज आपके पास कोई ऑफर है। डू यू हैव एनी ऑफर्स टुडे। तो ये जो भी वाक्य मैं आपको बता रहा हूं ये सब शॉपिंग करते वक्त यूज किए जाते हैं। डू यू सेल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, डू यू सेल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो डू से फिर स्टार्ट हुआ है क्या। यू यानी आप। सेल मीन्स होता है बेचना, सेल मीन्स बेचना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, यानी जो जीवों से बने होते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है उत्पाद या सामान। डू यू सेल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्या आप जैविक उत्पाद बेचते हैं, क्या आप जैविक उत्पाद बेचते हैं। डू यू सेल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कैन आई गेट दिस डिलीवर्ड, कैन आई गेट दिस डिलीवर्ड। तो यहां पर गेट और डिलीवर्ड ये एक पॉजिटिव वर्ब है। और पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब में हैव, गेट या फिर मेक का यूज किया जाता है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद में
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई काम को करने वाला और करवाने वाला कोई और होता है। यानी करने वाला कोई और करवाने वाला कोई और, यानी दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए, कैन यानी क्या सकता हूं, क्या सकता हूं। तो कैन मीन्स वैसे सकता हूं या सकता है होता है, लेकिन जब कोई भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो उसको क्या से स्टार्ट करते हैं? क्या सकता हूं, आई यानी मैं। और यहाँ पर जो पॉजिटिव वर्ब है इसको हम बी थ्री के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। गेट डिलीवर्ड का मतलब होता है डिलीवर करवाना, डिलीवर करवाना, इसका हिंदी अनुवाद करवाना से होगा, डिलीवर करवाना। दिस यानी ये है, तो कैसे पढ़ेंगे? कैन आई गेट दिस डिलीवर्ड, क्या मैं यह डिलीवर करवा सकता हूं? क्या मैं यह या इसको, क्या मैं इसको डिलीवर करवा सकता हूं? डिलीवर का मतलब यह है कि मैं इसको यहाँ खरीद लूं और कोई भी इसको, यानी जो आपके शॉपिंग मॉल में जो आपके काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो घर पर जब वो किसी भी सामान को देने जाते हैं तो उसको डिलीवर करना कहते हैं। तो डिलीवर डिलीवर का मतलब भी होता है देना। तो कैन आई गेट दिस डिलीवर्ड, क्या मैं इसको डिलीवर करवा सकता हूँ? वॉट टाइम डू यू क्लोज, वॉट टाइम डू यू क्लोज। तो वॉट टाइम यानी किस समय, किस समय। डू यू यानी आप, और क्लोज का मतलब है बंद करना। तो यहाँ शॉप की बात हो रही है, बंद करना। व्हाट टाइम डू यू क्लोज यानी आप किस समय दुकान बंद करते हैं। इज दिस आइटम ऑन सेल, इज दिस आइटम ऑन सेल। तो इज यानी हेल्पिंग ऑफ से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो क्या है, क्या से स्टार्ट करेंगे इसको, क्या है। यानी कोई भी बात जो हिंदी में क्या से शुरू होती है, इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, या फिर इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हम हिंदी में क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या है। दिस आइटम यानी ये है आइटम, आइटम का मतलब कोई भी वस्तु या कोई चीज की बात हो रही है, किसी भी चीज की बात हो रही है। ऑन सेल का मतलब है बिक्री के लिए। तो इज दिस आइटम ऑन सेल, क्या यह चीज बिक्री के लिए है, तो हम यहाँ पूछ रहे हैं। तो व्हाट्स ट्रेंडिंग दिस सीजन, व्हाट्स ट्रेंडिंग। तो व्हाट्स यहां पर कॉन्ट्रैक्शन है, ये किसका, व्हाट इज का। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, व्हाट्स ट्रेंडिंग दिस सीजन। तो व्हाट्स यानी क्या है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है प्रचलन, ट्रेंडिंग का मतलब है प्रचलन, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको लोग ज्यादा पसंद करें। यानी एक निश्चित समय में जब किसी एक चीज को लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है तो वो चीज ट्रेंड में आ जाती है, तो उसी को ट्रेंडिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब है वर्ड्स यानी क्या है, ट्रेंडिंग यानी प्रचलन में, या फिर लोकप्रिय भी कह सकते हैं इसको। दिस सीजन यानी इस मौसम में, दिस यानी इस, और सीजन का मतलब होता है मौसम। तो क्या मतलब हुआ, व्हाट्स ट्रेंडिंग दिस सीजन यानी इस मौसम में क्या प्रचलन में है, यानी इस मौसम में क्या लोकप्रिय है, इसको लोकप्रिय भी कहा जा सकता है। चाहे आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, लोग इंग्लिश में भी इसको जानते हैं ट्रेंडिंग, यानी कोई भी चीज अच्छी जब लोकप्रिय हो जाती है उसको ट्रेंडिंग कहा जाता है, कि ट्रेंड कर रही है ये चीज। तो वर्ड्स ट्रेंडिंग दिस सीजन, इस मौसम में क्या लोकप्रिय है या क्या प्रचलन में है, या क्या चीज ट्रेंड में है। यू हैव अ वंडरफुल वेराइटी, यू हैव अ वंडरफुल वेराइटी। यू यानी आपके। तो मैंने बताया आपको, यू के बाद जब हैव आता है तो उसको आपके पढ़ते हैं या तुम्हारे। हैव का यूज या पोजीशन फॉर्म में है तो पास है या रखता है, तो यू हैव आपके पास है। आ एक, वंडरफुल का मतलब है अद्भुत, जब कोई चीज ज्यादा अच्छी होती है तो उसको अद्भुत कहा जाता है। वैरायटी, आपके पास एक अद्भुत वैरायटी है। यू हैव अ वंडरफुल वैरायटी, आपके पास एक अद्भुत वैरायटी है। द स्टाफ
is very helpful. The staff is very helpful. The staff is यानी है, very यानी बहुत, हेल्पफुल का मतलब है सहायक यानी मददगार। तो द स्टाफ इज वेरी हेल्पफुल, स्टाफ बहुत सहायक है या हेल्पफुल है। लास्ट सेंटेंस है थैंक्स फॉर द वंडरफुल सर्विस। थैंक्स फॉर द वंडरफुल सर्विस। गाइस ये सेंटेंस है आपके लिए होमवर्क और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।